आइए आज भारतीय मध्यकालीन इतिहास के उस बड़े और निर्णायक मोड़ का विश्लेषण करते हैं जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की जड़ों को हमेशा के लिए मजबूत कर दिया। हम बात कर रहे हैं 16 मार्च 1527 को लड़े गए ऐतिहासिक खानवा के युद्ध की। अक्सर कहा जाता है कि पानीपत के युद्ध ने तो मुगलों के लिए सिर्फ दरवाज़ा खोला था, लेकिन असल में ये खानवा का ही युद्ध था जिसने बाबर को इस देश का एक स्थायी सम्राट बनाया। सोचने वाली बात है ना। राणा सांगा के नेतृत्व वाला इतना विशाल, इतना वीर और शक्तिशाली राजपूत गठबंधन एक अपेक्षाकृत बहुत छोटी और विदेशी सेना के सामने आखिर ढह कैसे गया? यह सवाल वाकई चौंकाने वाला है। और इसीलिए आज भावनाओं या सिर्फ सुनी सुनाई कहानियों से हटकर हम विशुद्ध रूप से उस गहरी सैन्य रणनीति और सामरिक संरचना पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिसने इस ऐतिहासिक महायुद्ध का फैसला किया था। तो इस विश्लेषण के दौरान हम 5 मुख्य बातों पर गौर करेंगे। पहला, खानवा की पृष्ठभूमि। दूसरा, राजपूत सैन्य संरचना। तीसरा, मुगल तोपखाना और उनकी रणनीतियां। चौथा, रणनीतिक भूल और देरी। और अंत में इस हार के दूरगामी परिणाम। चलिए शुरुआत करते हैं पहले भाग से, खानवा की पृष्ठभूमि, जहां महत्वाकांक्षाएं और आरोप आपस में टकराते हैं। देखिए, खानवा का युद्ध कोई रातों रात हुई घटना नहीं थी। इसके पीछे दोनों पक्षों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं और कूटनीतिक दरारें पनप रही थीं। एक तरफ बाबर था, जो अपने खानाबदोश जीवन से बाहर निकलकर भारत में एक स्थायी साम्राज्य बसाना चाहता था, और दूसरी तरफ थे राणा सांगा, जिनका लक्ष्य दिल्ली से मुस्लिम सत्ता को हटाकर फिर से एक विशाल हिंदू साम्राज्य स्थापित करना था। दोनों के अपने अपने दावे थे। बाबर का आरोप था कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध में मदद करने का वादा किया था, लेकिन वो मुकर गए। वहीं राणा सांगा का तर्क था कि इब्राहिम लोदी को हराने के बाद बाबर को वापस काबुल लौट जाना चाहिए था और कालपी, धौलपुर और बयाना जैसे इलाके उन्हें सौंपने चाहिए थे। जब ये वादे टूटे तो दोनों ताकतों का आमना सामना होना बिल्कुल तय हो गया था। यहीं पर कूटनीति का एक बहुत ही दिलचस्प पेज देखने को मिलता है। इब्राहिम लोदी की हार के बाद मेवात के शासक हसन खान मेवाती, जो कि लोदी के बहुत करीबी सहयोगी थे, पूरी तरह से बाबर के खिलाफ हो गए। उन्हें यह डर था कि बाबर का अगला निशाना वो खुद हो सकते हैं। इसीलिए बड़ी चतुराई दिखाते हुए हसन खान मेवाती ने राणा सांगा के साथ हाथ मिला लिया। इस नए और बिल्कुल अप्रत्याशित गठबंधन ने युद्ध से ठीक पहले के तनाव और सरगर्मी को कई गुना बढ़ा दिया था। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, राजपूत सैन्य संरचना, जो कि पूरी तरह से एक पारंपरिक गठबंधन पर आधारित थी। अगर हार के असली कारणों की गहराई में जाएं, तो एक बहुत बड़ा कारण राजपूत सेना की बनावट में ही छिपा था। राणा सांगा की सेना असल में एक पारंपरिक गठबंधन थी, जिसमें कई अलग अलग वंशों और कुलों के सैनिक एक साथ आए थे। सुनने में ये ताकतवर लगता है, लेकिन इनकी सबसे बड़ी तकनीकी कमजोरी थी यूनिफाइड कमांड या एकीकृत कमान संरचना का ना होना। सैनिक एक केंद्रीय सेनापति के आदेश से ज्यादा अपने अपने कुल के सरदारों के प्रति वफादार थे। इसके अलावा इस सेना में पारंपरिक पैदल सैनिकों की भारी भीड़ थी, जिनके पास दुश्मन के उस आधुनिक और तेज युद्ध कौशल का कोई खास अनुभव नहीं था। हमारा तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, मुगल तोपखाना और रणनीतियां, जिसने मुगलों को रणभूमि में एक बहुत बड़ी आधुनिक बढ़त दिला दी। जरा दोनों सेनाओं के फर्क को समझिए। बाबर ने महज 11 साल की उम्र से युद्ध के मैदान देखे थे, और उसकी सेना उज़्बेकों और अफगानों से लड़ते लड़ते पूरी तरह से अनुभवी हो चुकी थी। एक तरफ राजपूत पैदल सेना थी, पारंपरिक, भारी और मूवमेंट में थोड़ी धीमी, और दूसरी तरफ थी मुगलों की घोड़सवार सेना, बेहद तेज, फुर्तीली और रणभूमि के हिसाब से तुरंत ढल जाने वाली। जब असली युद्ध शुरू हुआ तो मुगलों की इसी गतिशीलता ने भारी भरकम राजपूत पैदल सेना को पछाड़ दिया। राजपूत वीरों की बहादुरी में रत्ती भर भी कमी नहीं थी, लेकिन उनकी पारंपरिक संरचना मुगलों की इस फुर्तीली घुड़सवार सेना के सामने कमजोर पड़ गई। और इस पूरी लड़ाई का रुख मोड़ने वाला जो अल्टीमेट गेम चेंजर था, वो था मुगलों का तोपखाना। बाबर के पास उस समय का एक बेहद आधुनिक और शक्तिशाली तोपखाना था। भारतीय रणभूमि के लिए भारी तोपों का इस पैमाने पर उपयोग बिल्कुल नया और भयानक रूप से विनाशकारी था। जब राजपूत सेना अपने परंपरागत तरीके से आगे बढ़ी, तो दूर से ही बाबर की तोपों ने उनकी पैदल सेना की संरचनाओं और हाथियों पर कहर बरपा दिया। ये एक ऐसी तकनीकी और सामरिक विषमता थी जिसका जवाब उस वक्त राजपूत सेना के पास था ही नहीं। तोपों के साथ साथ बाबर ने अपनी मशहूर तुलुगमा रणनीति यानी घुमावदार रिजर्व पद्धति का बड़ी चालाकी से इस्तेमाल किया।
इसे 3 चरणों में समझा जा सकता है। सबसे पहले मुगल सेना एक आक्रामक प्रहार करती, फिर वो जानबूझकर पीछे हटने का या रणनीतिक वापसी का नाटक करते। जैसे ही जोश में आके राजपूत सेना आगे बढ़ती, बाबर की घुड़सवार सेना पीछे और किनारों से घूमकर उन पर जोरदार हमला कर देती। राजपूत सैनिक पारंपरिक तरीके से सीधे हमले करने के आदी थे, इसलिए अचानक पलटकर होने वाले इस दौरे और घुमावदार वार का सामना करना उनके लिए लगभग असंभव हो गया। अब आते हैं चौथे भाग पर, रणनीतिक भूल और देरी, यानी समय की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ी। रणभूमि के बाहर की गई रणनीतिक गलतियों ने भी हार जीत तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जब बाबर पानीपत के युद्ध में पूरी तरह उलझा हुआ था, तब राणा सांगा के पास आगरा पर कब्जा करने का एक शानदार मौका था, लेकिन वो कूटनीतिक मौका हाथ से निकल गया। पर जो सबसे बड़ी और घातक गलती हुई वो थी फरवरी 1527 के बयाना युद्ध के बाद। राणा सांगा की सेना ने बाबर को संभलने के लिए पूरे 4 सप्ताह यानी 1 महीने का खाली समय दे दिया। जरा सोचिए, इस 1 महीने की देरी ने बाबर को अपनी सुरक्षा पंक्तियों को मजबूत करने और अपने तोपखाने को बिल्कुल सटीक जगह पर सेट करने का पूरा मौका दे दिया। हमारा आखिरी भाग, हार के परिणाम, जिसने भारतीय इतिहास में एक स्थायी और बहुत बड़ा बदलाव ला दिया। 16 मार्च 1527 को बाबर की जीत हुई, और सच कहा जाए तो इस सामरिक जीत के नतीजे बेहद गहरे और स्थायी रहे। उत्तर भारत में अजेय माने जाने वाले मेवाड़ के सैन्य गौरव का पतन हो गया। इसके साथ ही मुगलों पर मंडरा रहा सबसे बड़ा राजपूत और अफगान सैन्य खतरा खत्म हो गया। राणा सांगा की एक नया हिंदू साम्राज्य स्थापित करने की महत्वाकांक्षा चूर चूर हो गई। दूसरी तरफ बाबर का घुमक्कड़ और खानाबदोश जीवन हमेशा के लिए खत्म हुआ और वो भारत का एक स्थिर सम्राट बन गया। सबसे अहम बात, मुगलों की सत्ता का जो केंद्र पहले काबुल हुआ करता था, वो अब स्थायी रूप से शिफ्ट होकर भारत आ गया। अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है, क्या महज 1 महीने की रणनीतिक देरी और युद्ध के मैदान में तोपखाने जैसी नई तकनीक ने पूरे मध्यकालीन भारत के इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया? इतिहास के इस बटरफ्लाई इफेक्ट पर विचार जरूर करना चाहिए कि अगर ये 2 चीजें ना होती तो आज भारत का इतिहास क्या होता। आज के इस सामरिक विश्लेषण में बस इतना ही।